मध्यकालीन भारत पूर्णतः उपनिवेशों के नियंत्रण में था, जिसमें अरब, चीनी तथा पुर्तगाली, अंग्रेज, तुर्की, डच, फ्रांसीसी और डेनिश लोगों के उपनिवेश शामिल थे। यूरोपीय उपनिवेशों के मुख्यतः समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश करना, यह मुख्यतः व्यापार के लिए भारत आए थे तथा इनमें से कुछ ने लगभग 2 शतक से भी लंबे समय तक भारत के साथ व्यापार किया। डेनिश इन्हीं में से एक थे, जो मुख्यतः डेनमार्क से संबंधित थे। इन्होंने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन्होंने भारत में किसी भी प्रकार का सैन्य और व्यापारिक खतरा उत्पन्न नहीं किया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1616 में की गई थी। भारत में डेनिश उपनिवेश 1618 से 1620 ईस्वी के बीच हुआ था। सन 1618 में डच व्यापारी और उपनिवेशिक प्रशासन मार्सेलियन डी वॉसोवर ने उपमहाद्वीप में डेनिश हस्तक्षेप के लिए प्रेरणा प्रदान की। यह सहयोगी दलों से सभी तरह के व्यापार पर एकाधिकार के वादे के साथ पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य सहयोग चाहता था। इसकी अपील ने डेनमार्क नॉर्वे के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ को काफ़ी प्रभावित किया, जिसके बाद सन 1616 में एक चार्टर जारी किया गया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को डेनमार्क और एशिया के मध्य होने वाले व्यापार पे 12 वर्षों के लिए एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। 2 डेनिश चार्टर कंपनियां अवस्थित थीं। यह दोनों कंपनियां मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा चाय का निर्यात करती थी और इसमें से अधिकांश को अत्यधिक लाभ और अवैध तरीके के ब्रिटेन में बेचती थी। डेनिश जहाज सर्वप्रथम 2 वर्ष के कठिन सफ़र के बाद 1620 में ठापर मंगबारी भारत पहुंची। इसके निकट तंजावुर साम्राज्य के शासक रघुनाथ नायक ने स्वेच्छा से डेनिशों के साथ एक व्यापारिक समझौता किया, जिसमें इन्होंने 3111 रुपये के वार्षिक भूमि कर पर शहर को नियंत्रण दे दिया तथा उन्हें डेनमार्क में काली मिर्च निर्यात करने की अनुमति भी प्रदान कर दी। भारत में आगमन के बाद उन्होंने डेन्सबर्ग के किले को अपना वाणिज्यिक केंद्र बनाया। अपने शीर्ष पर यह क्रोनबर्ग के दुनिया का सबसे बड़ा डेनिश महल भी स्थापित किया। सन 1621 से लेकर सन 1639 के बीच इनके उपनिवेशों के प्रारंभिक दशकों में कुल प्रशासन के अभाव में कोई विशेष प्रदर्शन नहीं दिखता। सन 1625 तक मछलीपट्टनम में एक कारखाना स्थापित किया गया। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के वर्तमान कृष्णा जिले में अवस्थित है, जो इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भंडारक था, किंतु फिर भी सन 1627 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति में कोई उल्लेखनीय इजाफा नहीं हुआ। इसके साथ ही अंग्रेज और डच व्यापारी इन पर नियंत्रण स्थापित करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। सन 1640 से 48 डेनिश ने दूसरी बार डेन्सबर्ग के किले डच को बेचने का प्रयोग किया। डेनिश उपनिवेशों ने मुगल साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा भी 1642 में कर दी थी और बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों पर हमला किया। कुछ समय के भीतर ही इन्होंने मुगल जहाज पर कब्जा कर इन्हें अपने बेड़ों में शामिल कर लिया तथा लाभ प्राप्ति के लिए त्रिकोबार में माल बेचना प्रारंभ कर दिया था। त्रिकोबार तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। सन 1648 में क्रिश्चियन चतुर्थ डेनिश उपनिवेश के संरक्षण का निधन हो गया तथा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया बन गई। सन 1650 में क्रिश्चियन चतुर्थ के बेटे फ्रेडरिक द्वितीय ने कंपनी को समाप्त कर दिया। नेपोलियन युद्ध 1803 से लेकर 1815 ईस्वी तक चली थी। इसी के दौरान ब्रिटिशों ने डेनिश जहाज़ों पर हमला कर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ होने वाले व्यापार को नष्ट कर दिया और अतः डेनिश बस्तियां पे कब्जा कर उन्होंने ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया। डच बस्ती से रामपुर को 1839 में और त्रिकोबार को 1845 में डेनमार्क द्वारा ब्रिटेन को हस्तांतरित कर दिया गया। डेनिशों का प्रभाव निकोबार में आज भी देखा जाता है। यहाँ अपनाई जाने वाली शिक्षा प्रणाली डेनिशों की ही देन है। निकोबार के एक संग्रहालय में अभी भी डेनिश अवशेषों को संग्रहित किया गया है। निकोबार के डेनिशों की विरासत को आज भी संजो कर रखा जाता है तथा कई जीर्ण हो गए इमारतें का पूर्ण निर्माण भी कराया जा रहा है। हाँ तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइए, ताकि उस कमी को सुधार के और हम आपके आगे काफ़ी बेहतर वीडियो प्रस्तुत कर पाए। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।